जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने-पहचाने आदित्य सत्संगी जी, जिनको बहुत सारे चैनलों पर देखा जाता है और इनकी इतनी सारी किताबें हैं जिसमें आप इनको पढ़ भी सकते हैं। आज फिर हम इनके साथ एक अहम मुद्दा डिस्कस करेंगे। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Namaskar and a big namaste to your viewers and you yourself for inviting me again. थैंक यू सो मच आदित्य जी, आप समय देते हैं, ये बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। अमेरिका में काफ़ी कुछ चल रहा है। अमेरिकन गवर्नमेंट शटडाउन हुए, हालाँकि वहाँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर ऐसा कुछ-कुछ सालों में होता रहता है, लेकिन भारत में काफ़ी बड़ी न्यूज़ इस ये बनी है। और साथ ही साथ हम यूएनएससी की बात करें तो भारत की जो सदस्यता है उसके लिए बिल भी के समर्थन में 140 देश आए हैं। कई सारे और अपडेट्स हैं जिन पर मैं आपसे थोड़ा आपके विचार जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप अमेरिका में हैं, जो गवर्नमेंट शटडाउन की खबरें आ रही हैं, कैसा किस तरह के हालात हैं, क्या चल रहा है और किस मैं थोड़ा-सा इस पे थोड़ी जानकारी आपसे। देखिए क्या है कि जो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें अमेरिकन जो लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको हाउस ऑफ रेप्स बोलते हैं। दे फंड द यूएस गवर्नमेंट। तो उनको जो भी यूएस गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको अप्रूव करना पड़ता है। तो दे सेट अ लिमिट कि आप इतने पैसा आप खर्च कर सकते हैं अभी इस समय में, और ये हमारे बिल्स हैं। तो फिर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अपने इश्यूज के अनुसार उस पर वोट करते हैं टू कंटिन्यू द गवर्नमेंट और नॉट टू कंटिन्यू द गवर्नमेंट। तो जब उसका बजट जब ओवर हो जाता है, जब पैसा खर्च कर देती है, तो वापस यूएस जो हाउस ऑफ रेप जाता है, जो लोअर हाउस है जैसे लोकसभा है, वहां पे हुँ। जाता है। फिर वहां पे उसका अप्रूवल दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको उसका जो गवर्नमेंट है उसको इधर मनी स्पेंड करती है या फिर वो और लोन लेती है अगर वो स्पेंड नहीं कर पाए। तो जो अभी यूएस गवर्नमेंट आउट स्पेंड कर चुकी है अपने अपने पैसे को, तो उन्होंने इस बार जब उसका अप्रूवल के लिए गया उन्होंने कुछ फंड्स मांगे और उन्होंने कांग्रेस ने दिए नहीं उनको। कांग्रेस बोलते हैं कि दोनों कंबाइंड दोनों हाउसेस को कांग्रेस बोलते हैं। एक सेनेट होती है, एक लोअर हाउस होती है जिसको हाउस ऑफ रेप्स बोला जाता है। तो दोनों ने अप्रूव नहीं किया। तो इसकी वजह से अब कंटेंशन ये था कि डेमोक्रेट्स चाहते थे कि उनके कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे इलीगल्स की मेडिकल फंडिंग करना, इलीगल प्रोजेक्ट जो इलीगल्स हैं जो अमेरिका में विदाउट वीज़ा घुसे थे सदर्न बॉर्डर से, उनका फंडिंग करना, मेडिकल केयर, प्लान पेरेंटहुड, ये सारे इश्यूज पे वो फंडिंग चाहते थे। और रिपब्लिकन पार्टी इनको फंड करना नहीं चाहती। तो यही मेजर एक्सपेंस था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम यूएस के गवर्नमेंट के फंड्स को अप्रूव नहीं करेंगे। तो रिपब्लिकन ने भी कॉन्टेस्ट नहीं किया। ट्रम्प ने बड़ा क्लियरली, ट्रम्प उनको रीच आउट नहीं किया। ट्रम्प ने, अगर ट्रम्प चाहते तो फोन कर सकते थे कि भाई फंड्स रिलीज कर दो, हम यही बात मान जाएंगे। लेकिन ट्रम्प ने वो किया ही नहीं। ट्रम्प ने बोला ठीक है, बंद करा जाए, कर प्रॉब्लम आपकी वजह से। मतलब अभी ये हालात हो गए अमेरिका में। तो प्रेसिडेंट जो है, ही डजंट केयर कि क्या चल रहा है। और एक तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए अच्छा भी है, क्योंकि जो वो बजट कट्स करना चाहते थे वो इस शटडाउन से ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। तो ऑल द जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे फेडरल गवर्नमेंट के और जो भी डिपार्टमेंट्स में जो कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क कर रहे थे वो सब के सब अब इसकी उनकी छुट्टी हो जाएगी। जो फुल टाइम वर्कर्स हैं उनके उनके स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के, अभी डीओडब्ल्यू हो गया है वो, डाओ, जी, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, उसके जी, उसकी सैलरीज का बजटिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो दे आर नॉट अफेक्टेड। जी, तो बाकी फेडरल एम्प्लॉयज तो टाटा बाय बाय फॉर द टाइम जी, बिंग, फिर वापस आ जाएंगे वो लोग। जी। आदित्य जी, यूएनएससी को लेकर मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगी। और जिस तरह से एक बड़ी खबर एक्चुअली वो जो है, यूएनएससी की सदस्यता के लिए जो भारत के समर्थन में 140 देश आए हैं। और हालाँकि टर्की और सऊदी अरेबिया को छोड़ के ज़्यादा सभी देश समर्थन में हैं। लेकिन अब ये इसको इस जो यहाँ पर पहुँचने के बाद इसको बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। कि भारत की जो पॉलिसी रही एंड एवरीथिंग, भारत में एक काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि भारत को यूएनएससी की सदस्यता मिल जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं कि एक तो ये कि इस पूरे 80 साल में जब से यूनाइटेड नेशंस बना है, तब से यहाँ तक भारत का सफ़र, और साथ ही साथ आगे आपको क्या लगता है? देखिए
Bharat is the most eligible country on the planet to have United Nations Security Council permanent membership. बहुत eligible. भारत ने कभी भी फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव कभी भी किसी भी का भी मानवाधिकार भारत में कभी भी नष्ट नहीं किया है फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। जी। बाकी लोग क्या करें उसका भारत गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भारत ने और ऑल्सो भारत ने दुनिया भर में हमेशा रिस्पॉन्सिबल स्टेट रहा है। आर्म्स प्रोलिफरेशन में भी भारत का कोई हाथ नहीं रहा। सो ओवरऑल भारत इज द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट इवन मोर देन द करंट परमानेंट 5, इवन मोर देन द करंट नंबर करंट 5। ये जो 1945 में जो यूएन का सिस्टम बना था, दैट वाज टू प्रोटेक्ट द कॉलोनियल गेन्स ऑफ दीज बिग 5 कंट्रीज। ठीक है, इन्होंने जैसे ब्रिटेन ने चोरी का माल किया 19 ओवरसीज ब्रिटिश टेरिटरीज, फ्रेंच ओवरसीज ब्रिटिश टेरिटरीज, अफ्रीका में इनकी टेरिटरीज है। तो यूएन का जो पूरा चार्टर था वाज फेवरिंग द वेस्ट। गलती से मैं वहां पे चाइना घुस गया इंस्टेड ऑफ इंडिया। वो हमको मालूम है किसकी वो गलती तो थी। चाचा जी की मेहरबानी थी। बिल्कुल। तो बट फिर भी डिस्पाइट दैट इंडिया हैज ऑलवेज प्लेड इन ए रिस्पॉन्सिबल वे। और मुझे कभी कभी अचंभा भी होता है कि यूनाइटेड नेशंस इतना लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस कराता है, फिर भारत उसका मेंबर क्यों है? इस पे भी मुझे क्वेश्चन होता है, क्यों चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप? व्हाई नॉट रिजेक्ट यूएन कंप्लीटली इंक्लूडिंग कॉमनवेल्थ ऑल्सो? क्योंकि अगर भारत को देखें 17% ऑफ दुनिया पॉपुलेशन, दुनिया की पॉपुलेशन, भारत कैन स्टैंड अलोन एंड कैन बी एब्सोल्युटली, ए यूएन बिल्कुल। इटसेल्फ। और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट बड़ी करी है, तो मुझे लगता है कि अगला यूएन तो यहीं पे बैठ जाएगा। वी डोंट नीड एनीबॉडी एल्स। ग्लोबल साउथ बिल्कुल। के मेंबर्स के लिए हम सीट लगा देंगे कि आप वहां बैठ जाओ, बोत्सवाना उधर बैठेगा, रवांडा उधर बैठेगा, हो गया आपके लिए काम। तो आई डोंट थिंक सो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल इज बिकमिंग एज इम्पोर्टेंट फॉर अस। लेकिन फिर भी भारत का स्टेटेड पॉलिसी है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। देखिए भारत कभी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम को तोड़ता नहीं है, बट जब वो इरेलेवेंट हो जाते हैं उसको छोड़ देता है। बहुत सारे ग्रुप्स भारत ने छोड़े, जैसे सार्क छोड़ दिया, नॉन अलाइंड मूवमेंट छोड़ दिया, जब वो इरेलेवेंट हो गए। तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर अमेरिका अपनी इस तरह की बातें करता रहेगा कि दे विल गिव द परमानेंट मेंबरशिप विदाउट द वीटो पावर, ये उन्होंने एक प्रपोजल डाला था लास्ट टाइम, उसका क्या जी। यूज है? टोनी ब्लिंकन भी आए थे उधर और उन्होंने ये बात करी थी। और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव इन द यूएन, उसने जो उस समय थी जो एक लेडी थी, उन्होंने बोला था कि वी कैन गिव द परमानेंट मेंबरशिप टू इंडिया विदाउट द वीटो पावर। व्हाट्स द पॉइंट? उसका क्या पॉइंट? तो ये अमेरिका का पॉलिसी है और करंट एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिकॉज वो भारत को एज ए स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर देखते हैं, नॉट एज ए पार्टनर। जो पपी झप्पी चलता है ऊपर, सॉरी टू यूज द वर्ड, ट्विटर पे कि आई एम योर फ्रेंड, माई फ्रेंड मोदी, एंड वहां से आता है माई फ्रेंड ट्रम्प। दोनों को मालूम है ये लिप सर्विस है ऑन द टॉप। और अंग्रेजी की कहावत होती है, देयर आर लॉट्स ऑफ सिप्स बिटवीन कप्स एंड लिप्स। सो तो लॉट्स ऑफ सिप्स चल रहा है बीच में, और दोनों के दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं कि कब एक दूसरे को मारेंगे, किस वक्त में मारेंगे। एंड सो देयरफॉर यू विल सी ग्रेजुअली कि ये जो पूरा जो यूनाइटेड नेशंस का ढांचा है, ग्रेजुअली दे विल कम बिहाइंड इंडिया रिजेक्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसा होगा एक समय में आके। सो देन बिल्कुल। जी। yes, and then India प्लीज will प्लीज। get the then India will get the permanent membership actually. लेकिन आदित्य जी, जो आपने कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशंस को कंप्लीटली रिजेक्ट करने की बात कही, कॉमनवेल्थ तो सबसे पहले ही होना चाहिए, क्योंकि हम अगर आज की बात करें तो जब यूनाइटेड नेशंस स्टार्ट हुआ था तब हम गुलाम थे। आज भारत की जो पॉलिसी है या भारत का कहें विश्व भर में डंका है, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अब तक कॉमनवेल्थ में रहना, ये क्या दर्शाता है? देखिए मैं आपको एक एक शब्द पे मैं आपको पे मिलूंगा। मैं आपने गुलाम शब्द यूज किया। अब हम लोग को बहुत सारा इतिहास भारत का मालूम है इस समय जो है, बिकॉज थैंक्स टू एआई, थैंक्स टू ऑल द रिसर्चेस विच द करंट ऑथर्स हैव डन, है ना? जी। भारत कभी भी गुलाम था ही नहीं, बाय द वे। ओनली महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू गुलाम थे। सुभाष चंद्र बोस भी गुलाम नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुलाम नहीं थे। तो अंग्रेजों ने दो गुलामों को पकड़ा, नेहरू और महात्मा गांधी, जिनका कल जन्मतिथि भी आने वाला है। दैट इज अ बिग, इसको हमको जोर शोर से मनाना चाहिए
because इंडिया that में is the हो चुका है biggest बाय द वे आदित्य जी, इंडिया में हो चुका है। that is the biggest slap to the western people कि भाई तुम्हारे एजेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम फॉलो करो इसकी बातें, नॉन वायलेंस। हम नहीं फॉलो करेंगे अब, हम तो सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे आ चुके हैं आजकल। तो जी, तो इट्स ए बिग फ्रॉड एक्चुअली। भारत कभी गुलाम नहीं था, इतिहास हमको अब सही से मालूम है। बिकॉज अगर गुलाम होता तो सब लोग कन्वर्ट हो चुके होते, अब तक नहीं हुआ। 90% पॉपुलेशन स्टेट एज इट इज। अच्छा, अब दूसरी बात आती है आपकी कि आपका क्वेश्चन क्या था, लेट मी कम बैक कॉमनवेल्थ में प्लीज। रहना आज भी कॉमनवेल्थ, आज जी, देखिए कॉमनवेल्थ था ब्रिटिश की एक्स कॉलोनीज के लिए। भारत ने तो उनको लात और जूते मार के बाहर निकाला है। उनके प्रधानमंत्री ने एडमिट किया, उन्होंने मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी के सामने इन कोलकाता एडमिट किया। किसी ने उनको पूछा महात्मा गांधी कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल, तो किसका कंट्रीब्यूशन? बोस का कंट्रीब्यूशन। तो जिस देश को हमने लात मार के बाहर निकाला है, इंक्लूडिंग देयर रिलीजन, देयर लैंग्वेज, और इंक्लूडिंग जो भी हम शब्द यूज करते हैं तो उनको चिढ़ाने के लिए कि भाई हम इंग्लिश भी आपसे अच्छी जानते हैं, आपको हिंदी समझ में नहीं आई 30 साल से, 40 साल से, 70 साल से। ठीक है, सो डेफिनेटली कॉमनवेल्थ से बाहर निकलना ही चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि भारत कभी भी ऐसा करता नहीं है, तो शायद ऐसा हो भी ना। लेकिन मैंने एक और आइडिया दिया था पहली बुक में कि भारत को धर्मा कॉमनवेल्थ सेटअप करना चाहिए या धर्मा एसोसिएशन सेटअप करना चाहिए, जिसमें पूरा साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया के नेटिव ट्राइब्स, दुनिया भर के इंडिजिनस कम्युनिटीज जिनको जिनके ऊपर जिनकी जमीन चुराई गई है, इंक्लूडिंग नेटिव अमेरिकन, वो सब धर्मा कॉमनवेल्थ, धर्मा, सब नाम कुछ भी दे दे, अकॉर्ड जो भी दे दे नाम, लेकिन उसमें एक आना चाहिए। जैसे भारत की महासागर नीति है, उसको महासागर को एक्सपेंड कर दे, विस्तृत महासागर नीति कर दे, एंड बिल्कुल। इंक्लूड ऑल ऑफ देम, एंड दैट विल बी ए बिगर चेंज देन इवन यूनाइटेड नेशंस एंड द कॉमनवेल्थ आल्सो। बिल्कुल ब्रिक्स को लेकर भी आदित्य जी बात, और जो सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को लगता है ब्रिक्स का जो इतना विस्तार है, ब्रिक्स किस तरह से स्टार्ट हुआ था आज ब्रिक्स करेंसी, इनफैक्ट ब्रिक्स बैंक ने जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड भी स्टार्ट कर दिया है, तो काफी कुछ नजर आ रहा है। और इस सब इनफैक्ट सेंट्रल बैंक और आरबीआई ने जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी भी कर दिया है, तो कई सारी चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डी डॉलराइजेशन हो रहा है, अमेरिकन हेजेमनी चैलेंज हो रही है। और आपने यूएनएससी को लेकर भी बात की, क्योंकि आप परमानेंट 5 के पास ये बिल जाएगा, 146 आउट ऑफ 193 ने सपोर्ट किया है। अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं इसके समर्थन में आएगा, बिल के समर्थन में। और ये सारी चीज़ें एक तरफ डॉलर की हेजेमनी, ऊपर से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि साइन हो जाएगी डील, और फिर वो एनर्जी की भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम से ले ली। तो ये क्या चल रहा है? देखिए क्या है जो कि भारत के ऊपर बहुत पे चल रहा है थोड़ा सा, माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड ट्रम्प। देखिए क्या है कि भारत के ऊपर हर तरफ से आक्रमण हो रहा है, पूरे विश्व में। क्योंकि देखिए चाइना एक्सपोर्ट पे बना हुआ है। चाइना इज ए ग्लोरिफाइड स्वेट शॉप फॉर द वेस्ट, इसको ऐसे ही मानिए। और वो लेकिन स्वेट शॉप से चाइना हैज मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन एवरी सिंगल स्फेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो भारत ने ऑफशोरिंग या जो हमने टेक्निकल वर्क किया अमेरिकन कंपनीज के लिए, भारतीय एट द बेसिस ऑफ अमेरिकन सिलिकॉन वैली। इनोवेशन जो हमने प्रोड्यूस करी है, नए आइडियाज, ओके, दैट इज फिनोमिनल भारत का कंट्रीब्यूशन। तो चीन से अमेरिका को इतना खतरा नहीं है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और उसकी चाबी अमेरिका के हाथों में। सी चाइना ने क्या गलती कर दिया, इवन तो चाइना का एक बड़ा मिडिल क्लास है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिसकी इनकम की चाबी यूरोप और अमेरिका के पास में या बाकी देशों के पास में, मेजोरिटी अमेरिका। तो उसकी चाबी को अब जैसे उसके हाथ मरोड़ते हैं उसको दर्द होता है। भारत ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला, वो है इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाने का। इंटरनल, देखिए नेट जो मिलेनियर्स हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, भारत में ज्यादा है चीन से, लेकिन चीन में जो वेल्थ है वो लोगों के पास है ही नहीं, वो हुँ, टॉप लेवल लोगों के पास है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। तो भारत का लेवरेज कोई है ही नहीं किसी के पास, इसीलिए इतना प्रेशर डाला जा रहा है एग्रीकल्चर पे, ताकि भारत की फूड सिक्योरिटी छीन ली जाए। तो वो लेवरेज बनेगा।
अभी कोई लेवरेज नहीं है। तो इसलिए भारतीय गवर्नमेंट खड़ी हुई है रास्ते में उनके कि फूड सिक्योरिटी को बचा के रखे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इज द नेक्स्ट लेवरेज फॉर इंडिया। और बिल गेट्स जो जैसे जो असुर है, राक्षस है, ये तो प्लास्टिक फूड खिलाना चाहते हैं आपको, केमिकल्स खिलाना चाहते हैं ताकि आपको कंट्रोल कर सके। फाइजर जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको भारत ने मना किया, एक्चुअली वो इतना बड़ा षड्यंत्र था भारत के विरुद्ध कि एमआरएनए वैक्सीन को आप डिजिटली प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, वो प्लाज्मा बेस्ड मेडिसिन है, तो उसको भारत ने स्टॉप किया। तो इससे काफी विचलित हो गए। तो भारत इज द ओनली कंट्री जिसपे अमेरिका का लेवरेज नहीं चलता, ना यूरोप का लेवरेज चलता। इसीलिए भारत के विरुद्ध आक्रमण हो रहे हैं बार 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 बार। खोलो, एग्रीकल्चर का एक्सेस दो, जीएमओ को एक्सेस दो, क्योंकि वो भारत की फूड सिक्योरिटी को मार देना चाहते हैं। तो ये जो समय है जब भारत रेजिस्ट कर रहा है, तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फाइट चल रही है। इसमें सभी सिटीजन्स को, भारतीय गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं दैट इज अनथिंकेबल फॉर अदर कंट्रीज। यहाँ तक कि ब्राजील की भी चाबी अमेरिका के पास में, बाय द वे। तो और छोटी पॉपुलेशन है, 140 मिलियन, 150 मिलियन, 130 मिलियन, वो तो हमारे महाराष्ट्र में है। इतने तो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में उससे भी ज्यादा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 29 कंट्रीज इन इंडिया, उसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो दैट्स अ षड्यंत्र गोइंग ऑन। लेकिन भारत ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया सख्ती से, तो इसलिए तो भारत इज द मेन थ्रेट फॉर एवरीबडी एल्स, बाय द वे। तो यही इसी के लिए सारा जो गड़बड़ी चल रहा है, इसलिए नोबडी इज गोइंग टू अप्रूव एनीथिंग ऑफ भारत। जी। एयरक्राफ्ट इंजन्स में भी हमने नाउ ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग सेल्फ सफिशिएंट। विद इन 3 years we'll have our own engines now. आदित्य जी, अभी बीते दिनों हमने देखा था कि 800 जनरल्स की मीटिंग बुलाई थी अमेरिका ने, और उसको लेकर काफ़ी कुछ वो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। किसी को लग रहा था कि यूक्रेन और यहाँ वहाँ से सब शिफ्ट करके शायद चाइना की तरफ ये पूरा रुख मोड़ा जाएगा, या क्या कुछ और, या फिर पूरी तरह से यूरोप को रशिया के साथ एकदम फुल कन्फ्रंट करा दिया जाएगा। कैसा आपको क्या आउटकम नज़र आ रहा है कि क्या रहा वो उसका मीटिंग का आउटकम? देखिए क्या है कि तो पीट हेक्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने उस मीटिंग को एड्रेस किया। तो पीट हेक्सेथ जो है फाइनेंस सॉरी डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने तो पहले सारे जर्नलिस्ट को बोला तुम लोग मोटे हो, भैंसे हो, तुम एलजीबीटीक्यू हो, तुम्हारे पास तुमको कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता। पहले तो उन्होंने ये सब बुलाया, और ये सारे जर्नलिस्ट फिट थे by the way। तो ये सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, तुम से कौन मोटा है, चलो तुम बताओ तुम मोटे हो, because these are top guys, they were always smart, फिट रहते हैं। तो बड़ा अजीब सा था। तो अभी पूरे अमेरिका में उनकी हंसी बन गई और कुछ नहीं हो रहा। जैसे कॉमेडी, इट वाज अ कॉमेडी रूटीन। 5 चीजें बोली, अपना मोटापा कम करो, 2 टाइम पीटी करो, फिर इसके बाद कुछ सोल्जर्स जो है इंटरनल ड्यूटीज के लिए लगाए जाएंगे। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका यूएस सोल्जर्स विल डिप्लॉयड इन अमेरिकन सिटीज। नाउ इसका मतलब बहुत इसका खतरनाक मतलब सिचुएशन होने मैं वाली। आपसे पूछना चाह रही थी और आप ही ने बोल दिया। इसका मतलब क्या है? बाहर भेजता था ट्रूप्स को, अब अंदर लगा रहे हैं, क्या क्या बदल गया हाँ इसमें? हाँ, क्योंकि वो उनके जो बोला तो ये जा रहा है कि राइट्स हो सकते हैं। अब देखिए क्या है ना, कील ठोकने के लिए आपको क्रेन नहीं चाहिए, हथौड़ी चाहिए। क्रेन से कील नहीं ठोकी जाती, क्रेन तो पूरा घर को उड़ा देगी। तो यूएस मिलिट्री तो वो क्रेन है। अब आप जी। घर में कील लगाना चाहते हो, क्रेन से तो नहीं लगेगी। सो ये एक्चुअली बोलना चाहते हैं ये है कि पैसा नहीं है, खाली है, कहाँ डिप्लॉय करेंगे आर्मी को। ओके, इसलिए बेसिस कम करने की ये पॉलिसी है by the way। तो अभी वो आने वाले हैं इजराइल मॉडल पे। अब सोचिए इतना बड़ा देश अमेरिका एक पिद्दी से इजराइल की उंगलियों पे नाचता है। ओके, मुझे तो इजराइल बहुत पसंद है बाय द वे, क्योंकि मैं हाइफा में मुझे कॉफी बहुत अच्छी लगती है, हाइफा कॉफी एंड बकलवा। तो जी। बट द पॉइंट इज समथिंग एल्स कि अ, इतने छोटा सा देश आप उससे कंपैरिजन कर रहे हो अमेरिका का। इसका मतलब तुमने कभी सीखा ही नहीं कि तुम किस देश पे राज करने आए हैं, कॉलोनी के जैसे राज करते हो। और तुम्हारे लिए वो भी वर्ल्ड वॉर 2 के इश्यूज जो है, ज्यूज विद एक चर्च ऑफ इंग्लैंड के एंग्लो सैक्सन्स एंड ज्यूज विद कैथोलिक्स, वही इक्वेशंस चल रही है तुम्हारे दम में ना। इन लोग के घर में, इन लोग के सिस्टम में क्या होता है
इनका रिलीजन ही इनका कल्चर बन जाता है। जबकि आइडियली तो कॉलोनाइजेशन है, पहले जी। इनके ऊपर भी चर्च ने कॉलोनाइजेशन किया। तो चर्च शुड नॉट बिकम द रिलीजन शुड नॉट बी द कल्चर। कुछ कल्चर तो ओरिजिनल होना चाहिए, अब वो है ही नहीं इनके इधर। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब इसको आपको इजराइल के उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। वो इजराइल की जैसी मिलिट्री बनाना चाहते हैं जी। कि लीन एंड मीन एंड थिन। अब वो छोटे से देश को तो लीन मीन थिन चल जाएगा, अमेरिका को हुँ। कैसे चलेगा लीन मीन थिन? तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम दे हैव। तो आउटकम क्या हुआ इस पूरी मीटिंग का किसी को पता नहीं है। अमेरिकन मीडिया में इसके जम के उपहास में मनाया जा रहा है कि दीज पीपल आर टोटल जोक। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो बोल दिया, आई डोंट लाइक द डिजाइन ऑफ करंट शिप्स, आई वांट द डिजाइन टू बी लाइक ओल्ड बैटल शिप्स। अब 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 ये पहले तो सुप्रीम कमांडर ऑफ एयर फोर्सेस थे, अब ये नेवल डिजाइनर भी बन चुके हैं। सो इट वाज अ फुल कॉमेडी। तो उनको समझ में आया कि आजकल के शिप्स स्टेल्थ होते हैं, और आजकल के शिप्स की सिक्योरिटी 400 किलोमीटर दूर से शुरू होती है, अब पास से नहीं होती है, आप पास नहीं पहुंच सकते उसके। बट एनीवे, तो ट्रम्प ने बहुत सारी राय दी। फिर ट्रम्प ने बोला कि सम ऑफ यू आर वेरी फैट एंड यू कैनॉट फंक्शन, अगर आप रूम से बाहर निकले मेरे लेक्चर से बोर हो गए तो आपको फायर कर दूंगा। ये सब बातें कर दी। बड़ा अजीब सा चल रहा है अमेरिका में, मतलब ऐसा लग रहा है कि सिम्पसन्स कॉमेडी सीरीज चल रही है। मैं यही बोलने वाली थी कि कॉमेडी नाइट्स विद जो कपिल होता था, कपिल शर्मा, वो इंडिया में वो चलता है, तो वैसा ही कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन आदित्य जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इस सब को लेकर बड़ा कुछ ऐसा लग रहा था कि बड़ा कुछ शायद अमेरिका अब अपना जो अब जंग का रुख है वो कहीं और पलट देगा। लेकिन बिना जंग के अमेरिका शांत बैठ जाए, ये भी नहीं हो सकता। देखिए क्या है कि देखिए क्या पहले क्या होता था, मैं आपको थोड़ा अपने इतिहास में लेके चलता हूँ, हमारे इतिहास जो है महाभारत का। हाँ, युधिष्ठिर महाराज एक दिन भी बिना युद्ध के नहीं रहे, एक दिन भी। तो युद्ध करना तो बड़ा अनिवार्य होता है, क्योंकि हर जगह गलत लोग बढ़ते ही रहते हैं, तो उनको कंसिस्टेंटली मारना ही पड़ता है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो स्वयं ही क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स। तो अगर जो प्रॉब्लम करने वाला क्रिएट करने वाला इतनी बड़ी सेना मेंटेन करे, तो बड़ी दुनिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो इसलिए शायद कर्म उनका ऐसा है कि नाउ सडनली अब जैसे सीक्रेट प्लान्स क्या है। सीक्रेट प्लान्स है, फ्रांस चाहता है रशिया को अटैक करना, और यूरोप चाहता है रशिया को अटैक करना। तो वो अपने जो मेजर जो बेसेस हैं वो रीओरिएंट करें मिडिल ईस्ट की तरफ। अब मिडिल ईस्ट मुझे समझ में नहीं आता है, इतने बम वो 40-50 साल से खा रहे हैं, कैसे जिंदा रहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बिकॉज इट्स ऑलवेज अमेरिका उनके पास पहुंचा होता है, फिर दोस्ती भी करता है, फिर कतार को भी प्रॉमिस करते हैं कि विल प्रोटेक्ट यू, इफ समबडी अटैक्स यू विल प्रोटेक्ट यू। और बाद में न्यूज आती है कि अमेरिका ने ही वो बॉम्बिंग करवाई थी, वो लोकली बॉम्बिंग थी, इसराइल से प्लेन उड़े ही नहीं थे बाय द वे। अब तो न्यूज आ रही है। तो समटाइम्स ट्रूथ इज मच फर्दर अवे, और उससे कभी दुख भी होता है कि सच किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। तो ये जो इतना भी जो तो ये जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो था एक्सटर्नल जो मीडिया में है। और जो मीडिया में नहीं है, उसके एक्शंस आपको आज दिख रहे हैं कि अमेरिकन फोर्सेस आर मूविंग क्लोजिंग इन ऑन ईरान एंड रशिया। तो दोनों साइड में चल रहा है। दिस वाज द आउटकम आई थिंक फॉर द मीटिंग। तो रशिया को लेकर ये समझ में आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो कहीं न कहीं यूक्रेन से पल्ला छुड़ाना चाह रहे हैं कि इसमें ईयू घुस जाए और फुल कन्फ्रंट दोनों के बीच में हो जाए, रशिया और ईयू के बीच में। तो अब वो पीस को लेकर जो सारा कुछ कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पीस करा दी, वो पीस करा दी, इनफैक्ट गाज़ा पीस प्लान भी बन गया। तो यूक्रेन से वो क्यों दूरी बना रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि रशिया और ईयू आपस में भिड़ जाएँ और खुद भी डायरेक्ट रशिया से नहीं कन्फ्रंट करना चाहते हैं? क्योंकि आई डर थिंक लगता है। थैंक्स टू मोदी जी, जेलेंस्की को थोड़ी बुद्धि आ गई है। तो जेलेंस्की अभी चाहता है कि उसको पता लग गया कि यूरोप और सब लोग उसको यूज कर रहे हैं टू डिस्ट्रॉय यूक्रेन। मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन पूरा का पूरा में रशिया में शामिल हो जाएगा ऑन देयर ओन। मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, लेकिन बोलना जरूरी है इस बात को, कि पूरा का पूरा रशिया शामिल हो जाएगा। फिर द थ्रेट विल रिमेन पोलैंड। तो अगर यूक्रेन भी रशिया बन जाता है, तो पोलैंड तो गया। पोलैंड का कोई
पोलिश के बारे में आपको पिछले शो में बताया ही था कि पोलिश कभी भी कुछ जीते नहीं। ये पेपर पे बहुत उछलते हैं और शांति के समय में बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते हैं। ये पोलिश जोक्स होते हैं, ये पोलिश जोक्स होते हैं यूरोप में सारे। जैसे हमारे इधर कभी-कभी जोक्स बनाते हैं हम कुछ कैरेक्टर्स पे, उस तरह पूरे यूरोप में जोक्स बनते हैं पोलिश के ऊपर। अब पोलिश तो युद्ध लड़ नहीं सकते, फ्रांस को भी मालूम है, जर्मनी को भी मालूम है। पोलिश जो है 2-3 बम गिरेंगे, उसके बाद भाग के जर्मनी के पास जाएँगे और फिर जर्मनी भी उनको पीटेगा। ये इतिहास है। जर्मनी ने हमेशा उनको पीटा है। तो नाउ आई थिंक व्हाट्स गोइंग टू हैपन कि यू ईयू चाहता है, पर्टिकुलरली वेटिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज हैं, वो चाहते हैं कि रशियन ऑर्थोडॉक्सी को डिफीट किया जाए या रशिया को हटाया जाए, और दैट इज अ ब्रिटिश प्लान। तो यहाँ पे ब्रिटेन काफी इन्वॉल्व होगा। अब ब्रिटेन इन्वॉल्व होगा तो उनके किराए की जो सेना है अमेरिका की, वो भी इन्वॉल्व होगी, और इसीलिए ये सारा रिपोजिशनिंग हो रहा है। और उन सबको मालूम है कि रशिया का फर्स्ट अटैक विल बी न्यूक्लियर अटैक, नॉट द सेकेंड और द थर्ड। तो जब के ये होगा, एंड आई थिंक उस अवस्था में भारत को भी शायद करेजियस डिसीजन लेने पड़ेंगे, या चीन को भी। तो ये उस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे वर्ल्ड वॉर नहीं दिख रहा नहीं, वर्ल्ड वॉर ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि पहले ही इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 13 कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब चल रहे हैं, और ऐसे में जिसमें जो सबसे बड़े रहे वो इसराइल और फ़िलिस्तीन, जो काफ़ी फैल गया, और रशिया यूक्रेन काफ़ी लंबा हो गया है, तो कहीं न कहीं ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही सफ़र कर रही है, और अब और कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन कुछ बढ़ता हुआ नज़र तो आ रहा है। फ्रांस से खबर आई थी कि वो हॉस्पिटल बना रहे हैं वुंडेड सोल्जर्स के लिए, तो उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम ईयू की बात करें, ईयू को इतना तो पता है कि अगर पहले ही ईयू की हालत पतली है, इकोनॉमी उनकी पूरी सफ़र कर रही है, तो ऐसे में अगर वो वॉर को बढ़ाते हैं, तो ये कितना आपको लगता है कि ये ऐसा हो सकता है? क्योंकि वॉर अफ़ोर्ड कर नहीं सकता है ईयू, और अमेरिका चाहता है कि कंटिन्यू रहे, खुद भी नहीं आना चाहता है। फिर आपने भारत की बात की। भारत अगर ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि ईयू की बात करें, रशिया की बात करें, भारत के बेहतर रिश्ते हैं, तो भारत पे ये क्या असर पड़ेगा अगर अगर हम इसको देखें? क्योंकि पोलैंड पोलैंड और ये सारा कुछ हम देख रहे हैं कि कभी वो पिछले दिनों बोलते हैं, इनफैक्ट यूएनजी में उन्होंने बोला भी, रशियन रिप्रेजेंटेटिव ने इन सारी चीज़ों को उठाया, इनफैक्ट खुलकर उन्होंने वार्न भी किया। तो कुछ अलग ही चल रहा है कि यूएन में जाकर सारे कंट्रीज़ वार्न कर रहे हैं कि तुम ये मत कर देना, तुमको वो कर देंगे, एकदम जहाँ पीस की बातें होनी चाहिए थी, वहाँ पे धमकियाँ दी जा रही है। है। देखिए क्या है कि आपको ये समझना चाहिए कि ये जो सिचुएशंस हैं, ये क्रिएट की जा रही हैं बिकॉज यूएस डॉलर जा रहा है। तो ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही हैं, एंड वॉर इज द बेस्ट इकोनॉमिक्स। बाय द वे, वॉर टाइम इज द बेस्ट इकोनॉमिक्स, और भारत भी वॉर देखेगा, बड़े बड़े वॉर्स देखेगा, बिकॉज भारत की प्रॉब्लम्स लोकल नहीं है, रीजनल नहीं है। भारत की प्रॉब्लम्स इज क्रिएटेड बाय द वेस्ट। पाकिस्तान तो एक छोटा सा, क्या बोलते हैं, प्यादा है चेस गेम में, कौन है वो। तो प्रॉब्लम तो फाइट टू इंडिया, जैसे रशिया फाइट कर रहा है यूक्रेन से, बट एक्चुअली फाइट कर रहा है यूएस से। तो भारत भी पाकिस्तान के थ्रू यूएस से फाइट कर रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान से फाइट नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने तो अपना सब कुछ बेच दिया, अपना रिलीजन, अपना सब कुछ बेच चुके होते, है ना। तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश के पास कुछ भी नहीं है। तो ओनली सॉवरेन कंट्रीज लेफ्ट इज इंडिया के कोने में भारत, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका। ये 4 कंट्री सॉवरेन है, बाकी दोनों कंट्रीज बिकी हुई है। अफगानिस्तान इज ऑल्सो सॉवरेन इन अ वे अंडर तालिबान राइट नाउ, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश तो पूरे बिके हुए हैं। सो तो भारत के अगेंस्ट तो युद्ध ऑलरेडी छिड़ चुका है। लेकिन इस समय भारत जो है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा सब लोग को सुनता भी हूँ, और मेरा खुद का भी ऐसा लगता है कि अभी दिवाली निकलने दीजिए, बहुत लोगों का दिवाला निकलेगा भारतीय सेना के। हम दिवाली तक बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी ये भी खबर आई थी कि डीजीएफआई और एसआई की एक सीक्रेट मीटिंग रही, जिसमें उन्होंने कुछ भारत के खिलाफ प्लान कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वहाँ पर शेलिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं।
हमको बलूचिस्तान और सारी उधर का भी सारी स्थिति पता चल रही है। तो भारत के लिए ईस्ट और वेस्ट दोनों फ्रंट बहुत ज़्यादा सुरक्षित होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की आईएसआई और डीजीएफआई का एक साथ आना काफ़ी कुछ दिखा रहा है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में कुछ करने की ये साजिश कर सकते हैं। इनफैक्ट पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें ये था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो अमेरिका ऑफ कोर्स सीआईए की जिसमें वो कुछ क्रिश्चियन नेशंस बनाना चाहते हैं। तो ओवरऑल कुछ अमेरिका के इशारे पे ही हम समझ सकते हैं ऑफ कोर्स होगा क्योंकि बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान सब कुछ पीछे से एज यू सेड यूएसए कराता है। देखिए क्या है कि क्रिश्चियन नेशन तो अभी कभी बनेगा नहीं, वो भूल जाइए। तो दैट इज गॉन। ये ट्राई तो कुछ भी कर लें, मोदी जी ने ऑलरेडी बोल दिया डेमोग्राफिक चेंज के थ्रू। तो भारत को ऑन द लुकआउट करना पड़ेगा कि जो एंग्लिकल चर्च है, कैथोलिक चर्च है, इन दोनों को भारत को देखना पड़ेगा। बिकॉज ये लोग जो हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से भारत के विरुद्ध काम करते हैं और ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ गरीबी लेके आते हैं। जहाँ भी गए साउथ अमेरिका को कंगाल नोच के छोड़ दिया, चूस दिया उन्होंने। पूरा जो वेल्थ है यूरोप का जो आपको दिखता है ना, फैंसी चर्चेस ये सब सोने वाले, सारा चोरी का माल है। यूरोप का वेटिकन इटसेल्फ जो चोरी का माल है। ओके, तो ये सब चोरी के जो माल है ना, ये सब वो सोनिया गांधी जैसे थ्रिफ्ट स्टोर वाले लोग हैं ना, उन्हीं के साथ चलेंगे। तो बट भारत के विरुद्ध को बिल्कुल आई डोंट थिंक इट कैन हैपन। और अभी जो भारत स्टेप्स लेगा, वापस मणिपुरी प्राइड, मणिपुर हमारे जो हिंदू भाई बहन है मैथिल, और इन सब के प्राइड वापस लौटाना चाहिए। चिटागोंग भारत में मिलना चाहिए, पाकिस्तान पीओके भारत में मिलना चाहिए और बलूचिस्तान टूटना चाहिए। ये यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। एक तरफ तो डीजीएफआई और आईएसआई मिलकर कुछ करना चाहते हैं कि हम भारत को नॉर्थ ईस्ट से ये कर दें, हम उधर से भी ये कर दें। लेकिन बलूचिस्तान की बात करें या चिटगांव की खबर आई जो 2-3 दिन पहले कि वो भारत के साथ आना चाहते हैं और ऑफ कोर्स ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वो तो वहाँ से ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है लेकिन ये कुछ और करना चाहते हैं। क्या ये उन सेंटिमेंट्स को दबाने के लिए इस तरह की कुछ साजिश रच रहे हैं कि जो लोगों की आवाज़ है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान वहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं क्योंकि मीडिया वहाँ पर बैन है, वहाँ से रिपोर्ट्स नहीं आते। क्या उन चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं। वो ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया था, ऑलरेडी हम बहुत सारा काम कर चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है, विद एवरीवन। और मैं कंफर्म भी नहीं करूंगा, डिनाई भी नहीं करूंगा कि हम बहुत सारा काम कर भी रहे हैं। अब उनके ऐसा बोलते हैं ना, आप उनके पैरों से आपने खींच ली चादर, अब वो हवा में है। तो दे कैन से वॉट एवर दे वॉन्ट। पीओके तो भारत में आकर ही रहेगा, चिटागोंग तो भारत में आकर ही रहेगा। इट्स ए फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री नाउ। तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, चेकमेट है वहां पे दोनों जगहों पे। तो ये सब जो न्यूज आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सब फेवरेबल न्यूज है भारत के लिए। तो आप समझ सकते हैं कैसे आती है। तो ये हमारे एजेंसी है, ठीक है। तो ये जी, हाँ। तो इसलिए वो तो काम हो गया हमारा। नाउ इट विल बी डन। ओनली थिंग इज, मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसा मुझे लगता है, और मैं चाहने तो बहुत सी चीजें हम चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कभी कि इसको भारत अनाउंस कब करेगा और कैसे करेगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। या अमित शाह करेंगे पार्लियामेंट में, या कौन अनाउंस करेगा, दैट्स व्हाट वी आर वेटिंग। मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने कहा था अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में और राजनाथ सिंह जी ने कि हमारा अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर और हम उसको वापस लेकर रहेंगे कि खून की बूंद एवरीथिंग बहुत जज्बाती होकर उन्होंने बात रखी थी। तो मुझे लगता है कि अ, अमित भाई शाह ही इस बात को रखेंगे और हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी एक दिन अनाउंस करते हैं मित्रों ऐसा ऐसा हो गया। तो लोगों के लिए क्योंकि लोगों के लिए बहुत बड़ा ये सवाल है और अभी क्योंकि जितनी अनथिंकेबल चीजें थी कि हमारे जीवन काल में हम देखेंगे वो सारी चीजें तो मोदी जी ने कर डाली। अब सिर्फ पीओजे के ही बचा है। तो वो और आ जाए तो लोग शांत हो जाएंगे कि हाँ सारी चीजें हो गई जो देश की जनता चाहती थी। और पिछले नहीं, लगभग 78-80 सालों से लोग ये सवाल लेकर बैठे हुए थे। जी प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली बहुत सारी चीज है। अभी तो शुरुआत हुई है। तो मोदी जी ने बैकग्राउंड क्लियर किया है नहीं, मैं मोटी-मोटी कांग्रेस चीज़ों का। की बात कर रही हूँ, हाँ, जैसे मोटी कि मोटी है। राम मंदिर आर्टिकल अरे 370 35 जो
बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, जो लोगों को हाँ, नज़र आती हैं कि नहीं हो सकती थी। कश्मीर को लोग कह देते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, खून की नदियाँ बह जाएँगी, ये हो जाएगा। आज तिरंगा लाल चौक पे लहराया जाता है और सब कुछ बदलता जा रहा है। प्लीज़ आप कंटिन्यू रखें। हाँ, एक्चुअली क्या है कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भारतीय सेनाओं का जो प्रोजेक्शंस हैं, वो पैसिफिक में होना चाहिए, अटलांटिक में होना चाहिए। सारे इंडिजिनस लोगों को आज़ादी मिले, सारे हुँ, नेटिव्स को आज़ादी मिले। मैं तो भारत का रामायण में तो भारत का हर द्वीप भारत का है, हर ओशन भारत का है। तो अभी एटलीस्ट रामायण के ड्रीम को तो पूरा किया जाए। रामायण का जो लिखा हुआ है, इक्ष्वाकु वंश का राज चल रहा है साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, शालमली में। तो मैंने तो सबके ओरिजिनल नाम भी दे दिए हैं। शालमली, क्रौंच, पुष्कर, सबके नाम भी दे दिए। तो अब जो है, नाउ इट्स टाइम फॉर बृहद भारत मीन्स पूरे दुनिया में भारत। और जो पार्लियामेंट जो बड़ा किया है 1200 सीट वाला, किसने बड़ा किया है? हम चाहते हैं कि नाइजीरिया के रिप्रेजेंटेटिव आके वहां बैठे, है ना? तो पार्लियामेंट, तो भारत का विजन बहुत बड़ा है, क्योंकि हम पहले से पूरी दुनिया पे शासन कर चुके हैं, अभी से नहीं है। हस्तिनापुर राजधानी थी 7,000 साल पहले पूरी दुनिया की। उसके पहले अयोध्या थी पूरी दुनिया की राजधानी। दुनिया की राजधानी सिर्फ अमेरिका। और अभी तो कॉलोनीज आई हैं, वहां से कोई मलेच्छ लोग कूद के आ गए, अमेरिका में बना दिया उन्होंने, कॉलोनी बना दी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तो सब, पूरा हम सब लोग, आप और मैं, हम सब लोग एक समय जाएंगे और हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री दुनिया में होगा। हम लोग भारत का पासपोर्ट दिखाएंगे, बोलेंगे कि भाई इज इट, है ना? एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी इवन टुडे, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं ये नहीं बोलता मैं अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हूँ, मैं बोलता हूँ मैं इंडिया से हूँ। और जो रिस्पेक्ट मिलती है वो किसी और लेवल की होती है, क्योंकि मेरा काम भी उस तरह का होता है, धार्मिक काम होता है। तो इसलिए मेरी रिस्पेक्ट अलग तरीके की मिलती है। अगर मैं बोलता हूँ मैं अमेरिका से हूँ, तो बोलेगा क्या करे अमेरिका में भाई, पहला क्वेश्चन ये होगा क्या करे अमेरिका में। सो इसलिए भारत का बिल्कुल। वैल्यू आज भी बहुत ज्यादा है, वो होगा और भी ज्यादा होगा। तो बट मोदी गवर्नमेंट ने बैकलॉग क्लियर किए हैं। अभी आखिरी बैकलॉग है, बर्मा को भारत में वापस लाना, चिटागोंग को लाना, नेपाल में शांति करना, उनको ऑफर देना भाई इंडिपेंडेंट रहना है तो हिंदू किंगडम बन जाओ, नहीं तो भारत के साथ मिल जाओ। एक्चुअली भारत के साथ मिलेंगे तो हमारे सेक्युलर उसको भी जाके बर्बाद कर देंगे बाय द वे। तो इसलिए इसलिए हिंदू राष्ट्र ठीक है वो। और पाकिस्तान में पीओके, और चाहता हूँ कि सिंधु नदी जो है, क्योंकि वो हमारी माता के समान है, तो हमको बिल्कुल। वो भारत में नक्शे में चाहिए। तो ये सब काम है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि तालिबान जो है ना, तालिबान अफगानिस्तान में, हमारे काबुल में करीब 1100 वर्ष पहले 5,000 मंदिर होते थे। 5,000 काबुल में, 5,000 टेम्पल्स ऑफ देवी शिव, ये सब थे। और काबुल वॉज अ हब ऑफ ट्रेडर्स, पैसा ही पैसा था काबुल। जी। तो शायद तालिबान को, अगर आपका शो सुन रहे हो, तो मैं तालिबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वापस वो शुरू करें, मंदिर लगाएं और शुरू करें। आई एम श्योर कि विद दैट तालिबान, हेरात, हेरात तो उसका नाम ही था, हरी पर्वत, नाम जी। ही था उसका हरी पर्वत। तो वो सब जगह फ्लरिश होंगी। और तालिबान जो काबुल है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हमारे लिए अफगानिस्तान कोई भूमि नहीं है जिसपे कब्जा करना है हमको। वो हमारे लिए पुराना इतिहास है, महाभारत का इतिहास है। तो हमारे लिए मच क्लोजर रिलेशन विद अफगानिस्तान है। तो ये अफगानियों को पता होना चाहिए, उनको मालूम भी है शायद। उनको तो सिर्फ राज कपूर ही दिखाई देता है, राज कपूर तो अभी आया है, पहले से मर है। चलिए। और लेकिन ऑफ कोर्स अफगानिस्तान और भारत के जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर हम अफगानियों को देखें, और सरकार तो है ही, लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। अफगानी भारत को बहुत पसंद करते हैं। उसके विपरीत पाकिस्तान को का नाम लीजिए और वो लोग वो गाली देंगे कि नाम याद आ जाए पाकिस्तान के। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने वो किया है उन लोगों के साथ, और जो भारत ने किया है उसका भी असर नज़र आता है ऑफ कोर्स लोगों में। आदित्य जी, फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि भारत आगे मजबूती से बढ़ रहा है। यूएनएससी की बात करें, यूएनएससी उतना इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट ओवरऑल यूएन की बात करें तो उतना इम्पोर्टेंट रह भी नहीं गया है, रेलेवेंट ही है। कुछ भी हो जाए, यूएन क्या ही किसी का कुछ कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता, सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है। यूएन ने किसका क्या कर लिया, हम किसी भी यूनाइटेड कॉन्फ्लिक्ट को, नेशन, एग्जैक्टली exactly, तो उतना अहम रह नहीं जाता है।
तो अब यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि भारत जिस तरह से आगे चल रहा है वैसे ही आगे बढ़े और ये बहुत इर्रेलेवेंट सी चीज़ें हैं। हम मतलब इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा भारत कर रहा है और इनफैक्ट यूएनजीए में जिस तरह से जयशंकर जी ने बात को रखा सारी चीज़ों को, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है भारत का जो विज़न है ग्लोबल साउथ और सभी पूरे विश्व को लेकर। आदित्य जी, आपने इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ काफ़ी अच्छे से बात रखी हमेशा की तरह क्योंकि आप पूरा पौराणिक ऐतिहासिक चीज़ों को रख देते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है आज के कॉन्टेक्स्ट में वो सब मिलकर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।